गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर अकाउंटेंसी लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो भी प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे लेक्चर नंबर 4 में, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पेंडिंग है उनको हम आज क्लियर करेंगे। कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल्स की। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सो नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट। आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, दैट वाज कॉन्सेप्ट नंबर 10, दैट वाज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल का मीनिंग ये होता है डबल इफेक्ट ऑफ एवरी TXN ट्रांजैक्शन। मीन्स हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होंगे? डबल इफेक्ट होगा। इसका मीनिंग ये है वेन एवर देयर इज डेबिट देयर मस्ट बी क्रेडिट। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जब भी कोई एंट्री होती है तो उसमें डेबिट के साथ साथ दूसरी चीज क्रेडिट जरूर होगी। कभी ऐसा नहीं होता अकाउंट्स के अंदर कि सिर्फ डेबिट होगा या सिर्फ क्रेडिट होगा। मींस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव डबल इफेक्ट। वेन एवर देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। मीन्स जब डेबिट होगा उसके साथ साथ कुछ ना कुछ क्रेडिट भी जरूर होगा। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, मैं बाजार से 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीद कर लाया हूं, तो मेरे से 20,000 रुपए की कैश क्या होगी? चली जाएगी। इट मीन्स एक तरफ से मेरे पास चीज आ रही है तो दूसरी तरफ से मेरे से चीज जा भी रही है। दोनों की अमाउंट कितनी है? 20,000 रुपया। सर अगर मैंने 20,000 का फर्नीचर किसी को 18,000 रुपए में दे दिया तो मेरे पास तो 18,000 आया, पर मेरे से जो चीज गई है वो कितने की गई है? 20,000 की गई है। तो मेरे पास 18 रहा है, जा 20 रहा है, तो मेरे पास बराबर कैसे होगा? दैट 2,000 का जो डिफरेंस है उसको हम लॉस में रिकॉर्ड करके दोनों को बैलेंस कर देंगे। कहेंगे हमसे गया कितना? 20,000 और आया कितना? 18,000। जो 2,000 है वो हमारा क्या है? लॉस। इसलिए डेबिट इज ऑलवेज भी इक्वल्स टू क्रेडिट। और यही हमारा कौन सा कंसेप्ट हमें समझाता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मींस एवरी एंट्री हैव डबल इफेक्ट्स। डबल इफेक्ट मींस व्हेन एवर देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। हमारा 11th कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल है क्योंकि हम इसको ऑलवेज यूज करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिस पर। आप एक्रूअल कंसेप्ट को कह सकते हो अकाउंटिंग ऑन टाइमली बेसिस। मींस जो एंट्री इस साल की है उस एंट्री को इसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेट सपोज एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कहा जाता है अगर एक्सपेंसेस इस साल के हैं, मतलब आप कह सकते हैं करंट ईयर के हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। इधर पेड और नॉट। मींस चाहे हमने वो पे किए हो चाहे हमने वो पे ना किए हो, लेकिन अगर वो एक्सपेंस इस साल का है तो हम उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। दिस इज नोन एज एक्रूअल कंसेप्ट। लाइक द सेम वे अगर हम इनकम्स की बात करें, तो अगर वो इनकम करंट ईयर की है तो हम उसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड बुक्स में कर देंगे। इधर रिसीव्ड और नॉट। चाहे रिसीव हुई हो चाहे रिसीव नहीं हुई हो। क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है
कि सर करंट ईयर की इनकम है, ये कैसे पता चलेगा? करंट ईयर की इनकम है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए लेट सपोज करते हैं रेंट रिसीव इज माय इनकम, रेंट रिसीव इज माय इनकम। तो मैंने इस साल जो अपना पार्ट ऑफ द बिजनेस, पोर्शन ऑफ द बिजनेस किराए पे दे रखा था, तो उसकी इनकम इसी साल की होगी, क्योंकि इस साल मैंने उसको यूज करने के लिए दिया, तो उससे जो रेंट आना चाहिए था वो कौन से साल का आना चाहिए था? इसी साल का आना चाहिए था। इट मींस ये जो रेंट मुझे इस साल मिलना चाहिए था, चाहे वो मिला चाहे वो नहीं मिला, वो रेंट मेरे लिए इनकम कंसीडर की जाएगी कौन से साल की? करंट ईयर की, और उसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। लेट सपोज रेंट था मेरे पास कितने का? 10,000 रुपए का, तो मैं उसको अपनी बुक्स में 10,000 रिकॉर्ड कर लूंगा कि ये 10,000 मुझे चाहे आना है चाहे आ चुका है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड इसी साल में करना है। लेट सपोज सर वो इस साल का नहीं था, इस साल का नहीं था, हमें उसने पहले ही पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, तो हम उसको नया नाम दे देते हैं, उसको इनकम नहीं मानते, फिर उसको इनकम नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे एडवांस इनकम। मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सन अकाउंट में इसके बारे में जिक्र किया था, इसको क्या मानेंगे? एडवांस इनकम। सर अगर हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली लेकिन पैसा नहीं मिला, तो इसको नाम दिया था हमने आउटस्टैंडिंग इनकम, और मैंने आपसे कहा था आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ नहीं लगता, इनकम के साथ लगता है एक्रूड, एक्रूड, एक्रूड इनकम्स। सर अगर एक्सपेंसेस हमने अभी नहीं पे किए, अभी हमने पे नहीं किए, तो फिर वर्ड आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और सर अगर हमने इस साल के एक्सपेंसेस नहीं थे पर पैसे पहले दे दिए, तो उसका नाम क्या आ जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मींस ये चार अकाउंट क्रिएट इसीलिए होते हैं, ये चार अकाउंट क्रिएट इसीलिए होते हैं क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें कहता है जो इनकम इस साल की है उसको इस साल में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमें पैसा रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। लाइक द सेम वे एक्सपेंसेस अगर इस साल के हैं तो इस साल में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बेशक आपने उसके पैसे अभी पे किए हों या नहीं किए हों। दिस इज नोन एज व्हाट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास 12th कॉन्सेप्ट इसका आता है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो इस साल की इनकम है उसको इसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच किया जाए, जो इस साल की इनकम है उसको इसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच किया जाए। वाई? अब खुद सोचिए, 2 मिनट के लिए चीज सोच के चलिएगा कि अगर मेरी इस साल की इनकम को मैं पिछले साल के खर्चों के साथ मैच कर दूंगा तो क्या मेरा सही प्रॉफिट या लॉस निकल पाएगा? तो क्वेश्चन मतलब आप इसके बारे में कहेंगे कि नहीं आ सकता। रीजन एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं 2 मिनट के लिए। आपने इस साल कमाया 1 लाख रुपए, मतलब टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू की, यहां मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, सॉरी। रेवेन्यू का मतलब होता है आपका सेल प्लस आपका जो भी इनकम पोर्शन है, जितना भी आपने पैसा कमाया उसमें से खर्चे निकालकर आप मैच करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपका टोटल रेवेन्यू प्लस इनकम, जितना भी टोटल आपका रेवेन्यू था, मतलब सेल किया आपने, आपको पैसा आया, प्लस उसके अंदर अदर इनकम्स आपकी कोई एड ऑन होती हैं, वो डालकर आपने टोटल कमाया 1 लाख रुपया। उसमें से इस साल का जो खर्चा है वो कितना है? 70,000 है। तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे को 30,000 क्या हुआ है? प्रॉफिट। लेकिन सपोज 1 मिनट के लिए सपोज अगर आप कोई अगले साल का खर्चा भी इसमें ऐड कर लेते हो 10,000 का, तो आपका खर्चा कितना शो होगा? 80,000। आपका प्रॉफिट कितना शो होगा? 20,000। क्या आपका प्रॉफिट सही शो हो रहा है? नहीं। इट मींस आपका प्रॉफिट एंड लॉस
सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा अगर आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके एक्सपेंसेस को मैच करना है इसी साल की इनकम्स रेवेन्यूज के साथ। मींस इसी साल के एक्सपेंसेस, इसी साल की इनकम्स, इनको मैच करना है और इन्हीं के मैचिंग के डिफरेंस से हम क्या निकालते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये देखिए, ये जो प्रॉफिट या लॉस हम डिटरमाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आप एग्जाम देते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, दैट इज योर परफॉर्मेंस। बिजनेस काम करता है, बिजनेस के साल में प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए वो बिजनेस की क्या होती है? परफॉर्मेंस। इसलिए टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस को डिटरमाइन करने के लिए हमें इसी साल के एक्सपेंसेस को इसी साल की रेवेन्यूज और इनकम्स के साथ मैच करना है। हमें पिछले साल की या अगले साल की इनकम्स को बीच में रिप्रेजेंट नहीं करना। दिस इज नोन एज व्हाट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके लिए मैं ड्यूअल एस्पेक्ट को मिटाऊंगा पर एक्रूअल और मैचिंग को नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का एक माइलस्टोन है, कॉर्नरस्टोन है, सॉरी, 13 पार्ट। दैट इज योर एक्रूअल, मैचिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये डबल नेम्स जिन कॉन्सेप्ट्स के हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा। रीजन बीइंग, अगर कैजुअली स्टूडेंट इस नाम से जानते हैं तो वो इस नाम से क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन अराइज होती है, इसलिए दोनों नाम को याद रखेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये दो वर्ड ही ऐसे हैं जो आपको समझा रहे होंगे कॉन्सेप्ट क्या है, कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कब रियलाइज करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। 2 मिनट के लिए सोचिए, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें? जब वो रियलाइज हो जाएगा। जब वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात करते हैं एक्रूअल में और मैचिंग में। ये किसकी बात कर रहा है? रेवेन्यू की, मतलब ऑलमोस्ट टू द इनकम की। इनकम के बारे में इसने क्या कहा था? अगर वो करंट ईयर की है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसे रिसीव हुए चाहे नहीं हुए। लाइक द सेम वे वो यहां कहता है रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लीजिए अगर वो रिकॉग्नाइज हो गया है, मतलब अगर वो इस साल का है। तो वो कैसे पता चलेगा इस साल का है? इसके बेसिस पर ये डिसाइड करता है। पहली बात कहता है सेल हो गया, दूसरा मतलब ट्रांसफर ऑफ टाइटल, उसका टाइटल ट्रांसफर हो गया। मींस जैसे लैंड होती है तो लैंड की रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्रेशन हो गई, क्या मेरे नाम से उसके नाम पर चढ़ गई? अगर मैंने उसको कोई सामान बेचा है तो क्या मैंने उसका बिल काट कर उसको हैंडओवर कर दिया, या उसका पोजेशन गुड्स ट्रांसफर हो गया? पोजेशन ऑफ गुड्स, यहां पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, सर पोजेशन ऑफ गुड्स, दुकानदार से सामान लेकर कस्टमर मार्केट चला जाता है और दुकानदार से कहता है ये सामान अपना यहां रखिएगा, तो वो पोजेशन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, कस्टमर को अगर दुकानदार ये कहता है कि ठीक है आपका सामान यहां पड़ा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इस सामान के साथ छेड़छाड़ होती है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट मींस ट्रांसफर हो गया। बेशक वो अपने साथ लेकर गया या नहीं लेकर गया, लेकिन उसका पोजेशन का ट्रांसफर अल्टीमेटली क्या हो गया? हो गया। लेकिन अगर कस्टमर उसको कहता है कि सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको अपने पास रखिए, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हम उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आइदर कैश रिसीव्ड और नॉट, मींस चाहे पैसे मिल भी गए हो। क्यों? अगर वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया
तो उस सामान की ओनरशिप किसकी ही, वो स्टिल उसी पर्सन की थी। इसलिए रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते इस कॉन्सेप्ट पर, सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे। मैंने सामान बेच दिया तो भी मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा, लेकिन साथ साथ में देखना है उसका टाइटल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है भाई, लैंड की अगर बात करें, हमारी डील होगी कि भाई ये चीज जो है वो 200 रुपए की हमने बेचनी है। वो 200 रुपए की अगर हमने लेट सपोज बात की है कि ये बेचनी है, हमारे बीच में एक डील होती है, ठीक है भाई, सेल हो गई, बात खत्म, 200 रुपया भी ले लिया और डील भी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ में देखो ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ क्या, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई, अगर हो गई है तो भी ठीक है। क्या उस पोजेशन ऑफ गुड्स, वो चीज का पोजेशन ट्रांसफर हुआ, हाँ हो गया। ये 3 चीजें नोटिस में रखनी है। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो हम रेवेन्यू को क्या करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उस इनकम को हम अपनी बुक्स में, उस रेवेन्यू को, उस सेल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, अनटिल अनलेस हम सेल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। यहां रेवेन्यू का मतलब अल्टीमेटली सेल ही है। रेवेन्यू का मतलब यहां पर सेल ही है, सेल ऑफ गुड्स। बिजनेस अपनी बुक्स में सेल कब मानेगा, जब एक्चुअल में उसने सेल की है। एक्चुअल में सेल करने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ टाइटल किया है, साथ में पोजेशन ऑफ द गुड्स भी ट्रांसफर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है आपको, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर मैच करने हैं, तो रेवेन्यू के साथ लिंक करता है, इसलिए रेवेन्यू मैचिंग को भी फॉलो करता है। एक्रूअल कंसेप्ट में भी हमने बात की है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की, इनकम्स मींस लिटिल बिट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के साथ ही रिलेट करता है। इसीलिए एक्रूअल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट का कॉर्नर स्टोन कहा जाता है किसको, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को। ये वर्ड जो है कॉर्नर स्टोन, ये याद रखने वाली चीज है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ किसका, एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो देखिए हमारे नियर मोस्ट 13 कॉन्सेप्ट हुए हैं। इसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट, सॉरी 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं मेरे अभी। दो कौन से हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं अभी। एक तो मेरा है स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। मोस्टली बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं है। स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर बिजनेस है तो ऑब्वियस है, अगर आप इंग्लैंड से कोई सामान मंगवाएंगे तो आपको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, पाउंड में करनी पड़ेगी। अगर आप अमेरिका से सामान मंगवाते हैं तो आपको किस में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, डॉलर में। अगर विद इन द कंट्री करते हैं तो आपको किस में करनी पड़ेगी, रुपी में। अगर आप चाइना से मंगवाते हैं तो आपको किस में करनी पड़ेगी, येन में। तो जापान से मंगवाते हैं तो आप क्या करेंगे अल्टीमेटली, अदर कंट्रीज भी हैं, यूरोज में करेंगे। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि अकाउंटिंग कहती है चाहे सामान जहां से मर्जी मंगवाइए आप, चाहे आप सामान जहां मर्जी से मंगवाइए, लेकिन जब अकाउंटिंग की बारी आएगी तो आपने इन सभी करेंसीज में से एक ही मॉनेटरी यूनिट चूज करना है और सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड करनी है। बेशक आपने इन सारी कंट्री से सामान लिया हो, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है उस करेंसी में। लेट सपोज मैं इंडियन हूं, मेरे को अपनी अकाउंटिंग सारी रुपी में करनी है, तो मैं इन सभी को किस में कन्वर्ट करूंगा, रुपी में कन्वर्ट करूंगा। इन सभी को किस में कन्वर्ट करूंगा, रुपी में। और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर सारी की सारी एंट्रियां किस पे रिकॉर्ड करूंगा, रुपी पे करूंगा। इसका मतलब है स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। कोई भी मॉनेटरी यूनिट लें, दैट मस्ट बी स्टेबल, एक ही होना चाहिए, एंड थ्रू आउट द ईयर, ऑल्सो ईयर बाय ईयर। मीन्स
इस साल अगर आपने सारी अकाउंटिंग रुपी में रखी है तो अगले साल भी रुपी में, अगले साल भी रुपी में, और नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर भी गोइंग कंसर्न वाइज रुपी में ही आएगी। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं कोई भी परचेज सेल आउट ऑफ द कंट्री भी करता हूं, चाहे मैं पाउंड में करता हूं, चाहे मैं डॉलर में करता हूं, चाहे रुपी में, चाहे येन में, चाहे यूरो में, किसी में भी करता हूं, किसी भी करेंसी में करता हूं, मुझे एक ही करेंसी में रिकॉर्डिंग करनी है। और अगर मैं रुपी में रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं तो मुझे इन सारी अमाउंट्स की करेंसीज की वैल्यू को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर 1 रुपये 85 रुपए के बराबर है डॉलर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने 1 लाख डॉलर्स मैंने पे किए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं अपनी बुक्स में उसको 85 लाख ही शो करूंगा कि मैंने उसको कितने का सामान खरीदा है, 85 लाख रुपीस का। मतलब डॉलर में 1 लाख मेंशन नहीं करूंगा, 85 लाख रुपीस मेंशन करूंगा। मींस मुझे सारी की सारी ट्रांजैक्शन किस पर शो करनी है, रुपी पर। इसीलिए इसका मतलब है स्टेबल मॉनेटरी यूनिट, मतलब एक ही मॉनेटरी यूनिट लेना है, और स्टेबल का मतलब है थ्रू आउट द ईयर, ऑलवेज ईयर बाय ईयर। मतलब अगर इस साल मैंने रुपी लिया है तो अगले वाले सालों में भी जितने मर्जी हों, दैट ऑलवेज आई चूज द करेंसी यूनिट रुपी। ओके, ये मेरा कॉन्सेप्ट्स लगभग 14 कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे, तो आई थिंक मेरे सारे कवर होते हैं यहां पर। एक बार मैं सभी को यहां पर राइट डाउन करूंगा और फिर मैं उसमें से कुछ चीजें आपको क्लियर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड था मेरा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड था मेरा मनी मेजरमेंट। फोर्थ है मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ है मेरा प्रूडेंस। प्रूडेंस को मैंने एक और नाम दिया था, वो बाद में देखते हैं। देयर आफ्टर मैटीरियलिटी। सेवंथ था मेरा फुल डिस्क्लोजर। एट था मेरा कंसिस्टेंसी। नाइन्थ था मेरा गोइंग कंसर्न। 10th मैंने लिया था ड्यूअल एस्पेक्ट। 11th था मेरा एक्रूअल। 12th था मेरा मैचिंग। और 13th था मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और 14th अभी पढ़ा हमने स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने ये चीजें जितनी भी यहां पे मेंशन की हैं, यहां पे मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। फिर भी मैंने ये चीजें क्यों मेंशन की हैं, कुछ चीजें हैं जो इसमें पढ़ाने वाली हैं। वो क्या हैं? आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और 3 बेसिक अजम्पशंस। सबसे पहला पार्ट मैं पकड़ूंगा 3 बेसिक अजम्पशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्री बेसिक एजम्पशंस क्या होती हैं? 3 बेसिक एजम्पशंस। बेसिक अजम्पशन का मतलब है आप इनको फॉलो करो चाहे ना करो, आप इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करो या ना करो, पर मैं मानकर चलूंगा कि आपने इन 3 को तो फॉलो किया ही किया है। मतलब इन सभी कॉन्सेप्ट में से 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें अकाउंटिंग करते वक्त रिकॉर्ड करने ही करने हैं उनके बेसिस पर।
अकाउंटिंग करते वक्त, मतलब अकाउंटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आपने इन 3 कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। इसीलिए 3 बेसिक अजम्पशंस मानकर चलते हैं कि अगर मैं अपनी बुक्स में डिस्क्लोज ना भी करूं तो भी ये माना जाएगा कि मैंने इन तीनों को फॉलो किया है। और ये 3 कौन से हैं? सबसे पहला एक्रूअल। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैंने आपसे इस पर कल चर्चा की थी, कंसिस्टेंसी, कि अगर मुझे इस साल ये मेथड, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स अगर मैंने ये फॉलो की हैं तो हर साल मुझे सेम ही करनी है, हर साल मुझे सेम ही करनी है, कंसिस्टेंट रहना है मुझे अकाउंटिंग बनाते वक्त और रिकॉर्डिंग करते वक्त एकाग्रता हमें यूज करनी है। थर्ड कंसेप्ट कौन सा है हमारा? एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। थर्ड, बिजनेस एंटिटी, पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, this going concern. Why it is so? गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में भी आपको कल एक चर्चा की थी। मैं फिर वही एग्जाम्पल लूंगा और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको कहूंगा। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का क्या मतलब था? मैं मानकर चलूंगा कि मेरा बिजनेस क्या है? कंटिन्यूअस है, हर साल चलता रहेगा। अगर किसी साल आग लग जाने की वजह से 70% मेरी प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ जाता है। अगर मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ जाता है तो मुझे इसके बारे में कहां बताना है? फुल डिस्क्लोजर में बताना है। मुझे कहां बताना है? फुल डिस्क्लोजर में बताना है। तो फुल डिस्क्लोजर में बताऊंगा। जब मैं फुल डिस्क्लोज करूंगा कि हाँ भाई मेरा गोइंग कंसर्न क्या है? खतरे में है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए। कंसिस्टेंसी कहता है कि भाई हर साल एक ही मेथड लगाना है, अगर किसी साल चेंज किया तो मुझे क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। लाइक द सेम वे एक्रूअल कंसेप्ट कहता है टाइमली बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है, टाइमली बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है, चाहे पैसे मिले चाहे नहीं मिले, चाहे रिसीव हुए चाहे नहीं हुए, चाहे पेड है या नहीं है, चाहे रिसीव्ड है या नहीं है, हमें टाइमली बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है। और अगर हम एक्रूअल को फॉलो नहीं करेंगे तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिर्फ ये 3 ही ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर जिसे हम फॉलो ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग मानकर चलते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है 3 बेसिक अजम्पशंस कौन सी हैं? तो ये 3 बेसिक अजम्पशंस हैं अकाउंटिंग की। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी के सभी हैं, लेकिन ये 3 बेसिक अजम्पशंस हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।